Okay, so hi everyone, good evening. Uh, Let us start with the algorithm random forest. ओके, इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स है जो देखना बहुत ज़रूरी है, इसका प्रोसेस और टेक्निकल वर्ड्स। अभी किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था कि एक्चुअली हम लोग का टाइम खत्म हो गया था कल, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं पहले वो बता देता हूँ, एक मिनट चेक वंस। ठीक है, सब ठीक है, ओके। सो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट ऐसे करेंगे कि डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि नहीं, ये भी दो तरीके से होता है। चलो, दो तरीके से होता है। पहला तो आपको जनरली ऐसा बोलते हैं कि आपने कोई मशीन, अगर अगर उनको मशीन लर्निंग का चाहिए, आपने मशीन लर्निंग पे काम किया है क्या, कोई प्रोजेक्ट है क्या, तो अपने रिज्यूम में दिखेगा। जैसे हम एक प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, उसमें ये वाला हमने यूज किया है। हमने उस प्रोजेक्ट में लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट और एक्जीबूस्ट, ये तीन एल्गोरिथम यूज किए, एक्सपेरिमेंट किया है। ऑफ कोर्स एक्जीबूस्ट का सबसे अच्छा एक्यूरेसी होता है, तो वही चूज किया है। लेकिन अगर आपको पूछा कि आपने किया है क्या, तो वो दिखेगा रिज्यूम में, या फिर वो बोलेंगे आई कैन सी इन योर रिज्यूम दैट यू हैव वर्कड ऑन वन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। ऐसे शुरू होगा। फिर वो पूछेंगे आपको कि कौन से एल्गोरिथम इसमें यूज किया आपने, तो आप बोलोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया, रैंडम फॉरेस्ट यूज किया और एक्जीबूस्ट यूज किया। ठीक है, तो आपको पूछेंगे कौन सा एल्गोरिथम फाइनली डिसाइड किया, तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे एक्जीबूस्ट। लेकिन लेट्स अज्यूम आपने रैंडम फॉरेस्ट बोला कि रैंडम फॉरेस्ट हमने फाइनली चूज किया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो ऐसा पूछ सकते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट और एक्जीबूस्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पढ़ने के बाद तो समझेगा क्या डिफरेंस है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ पहले, उसके बाद वो डिफरेंस पूछ लिया। ठीक है, आपने बता दिया, चार पांच पॉइंट्स बता दिए आपने। उसके बाद वो पूछेंगे रैंडम फॉरेस्ट का जो वर्किंग है, मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, क्या होता है। फिर एक क्वेश्चन फेमस है, रैंडम वर्ड क्यों यूज किया है इसमें। फिर एक क्वेश्चन है, फॉरेस्ट वर्ड क्यों यूज किया है इसमें। ठीक, तो कैसा इंटरनल वर्किंग है, कैसा मतलब ये वर्ड्स क्यों यूज किया है, कैसे इवेल्युएट किया। तो ऑफकोर्स क्लासिफिकेशन केस रहेगा, वही प्रेसिजन, रिकॉल, एफ1 स्कोर, ये तीन चीज बोलनी है। फिर उसका डेफिनेशन पूछेंगे, वो होता क्या है। ठीक है, वगैरह वगैरह चलता है इस तरह से। तो यही क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरा तरीका ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली पूछ लेंगे आपको, लेट मी आस्क यू सम मशीन लर्निंग क्वेश्चन। फिर वो पूछेंगे हैव यू वर्कड अपॉन एनी एल्गोरिथम्स, तो आप कुछ एल्गोरिथम्स के नाम लोगे। फिर वो पूछेंगे अच्छा ठीक है, मुझे लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझाओ, कैसे होता है, क्या होता है। रैंडम फॉरेस्ट, अब समझाओ मुझको। एक फेमस क्वेश्चन है, हाइपरपैरामेट्रिक ट्यूनिंग कैसे किया। तो आपको मैंने कल एक एग्जांपल बताया था कैसे इसमें भी हाइपरपैरामेट्रिक ट्यूनिंग है। कैसे कौन से पैरामीटर्स यूज किए थे, जैसे मैक्सिमम डेप्थ वगैरह कितना है डेप्थ, उसका क्राइटेरियन कौन सा यूज किया फॉर एग्जांपल। तो हाइपर पैरामीटर कैसे चूज किया, गिट सर्च सीवी क्या होता है, रैंडमाइज सर्च सीवी क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं। बस इसके आगे फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यही है, कोई कोडिंग नहीं पूछेंगे, थ्योरेटिकल पूछेंगे। और इसका यूज क्या है, मतलब ऑफकोर्स क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों भी काम आता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी फर्स्ट। थ्योरी देखते हैं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना करो, सफिशिएंट। ठीक है, बस कंसेप्चुअली थोड़ा क्लियर रहो एक लेवल तक। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग। सो ये सुपरवाइज्ड है, ओके, अनसुपरवाइज्ड नहीं है। सबसे पहले तो सुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज मतलब टारगेट कॉलम रहेगा, डिपेंडेंट कॉलम रहेगा, लेबल डेटा रहेगा। इतना बोलो अगर पूछा तो। रैंडम फॉरेस्ट इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। एक और चीज आपने पूछ ही लिया है, तो एक्चुअली कभी कभी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। अब बोले रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है।
देखो एक्चुअली कुछ लोग हैं, जैसे चलो मैं आई विल शेयर यू समथिंग। कुछ लोग हैं जो, मैं पहले यूपीएससी की पढ़ाई करता था बहुत पहले, ठीक है, इस फील्ड में आने से पहले। मैं उसका एग्जांपल से बताना चाहता हूँ आपको। होता क्या है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है उसका, इसका तो कुछ भी नहीं है, 10% भी, 5% भी नहीं होगा। तो सिलेबस बहुत ज्यादा है यूपीएससी का। आप हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, इंटरनेशनल रिलेशन ले लो, आप इथिक्स ले लो, आप कुछ भी ले लो, सब इकोनॉमिक्स ले लो, सब है उसमें। अब इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन आप देखोगे कुछ लोग 10 साल में भी नहीं कर पाते, और कुछ लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल में कर ही लेते हैं, मतलब कुछ लोग। एक बार मैंने कुछ टॉपर से मेरा इंटरेक्शन था, जो मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने 1.5 साल में, 1 साल में, कुछ तो 1 साल वाले भी थे, 2 साल में सिलेक्ट हो गए। बोलने को लगता है अरे इसने 2 साल लिया, अरे 2 साल बहुत कम है, जिस तरह का वो सिलेबस है, जिस तरह का 0.01% का सिलेक्शन रेट है। बहुत बहुत अच्छा मतलब उन्होंने परफॉर्म किया। तो जब मैंने जब थोड़ा इंटरेक्शन किया तो पता चला वो रिवर्स इंजीनियरिंग यूज कर रहे थे। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, सिलेबस से क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहे थे वो, कि सिलेबस है, पहले पूरा सिलेबस पढ़ा, फिर क्वेश्चंस देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है भाई, मतलब फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पूरा पढ़ के। वो तो सिलेबस कभी खत्म होगा ही नहीं, वो तो मिथ है, वो हो ही नहीं सकता भी, इसका भी नहीं हो सकता कभी खत्म, डेटा साइंस का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2 साल भी पढ़ोगे ना तो डेटा साइंस का सिलेबस खत्म नहीं होगा। मैं एक के देता हूँ आपको, आपको डीप लर्निंग पढ़ने में ही 1 साल लग जाएगा, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से, क्वेश्चंस पहले देखो क्या है, वो लोग ने क्या किया था, उन लोगों ने पहले 5 साल के क्वेश्चंस देखे यूपीएससी के, कि 5 साल के क्वेश्चंस क्या, हर सब्जेक्ट के बहुत सारे पेपर्स होते हैं इसमें, 7-8 पेपर्स होते हैं, सबके पेपर क्वेश्चंस देखे, फिर उसके आंसर्स देखे, किस तरह से टॉपर्स ने आंसर लिखे, क्या थे, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, जो भी हो गया, किस तरह से इंटरव्यूज के लिए जो ऑलरेडी जो लोग ने इंटरव्यू दिया है उनका, उनसे इंटरेक्ट करके, या यूट्यूब पे अपलोड होते वीडियोस, उनको देखा। फिर उनको आइडिया बैठा कि उनको पढ़ना क्या है, मीन्स क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, उससे फिर पढ़ाई पे गए वो। आई विल रिपीट इट अगेन, क्वेश्चंस क्या पूछ रहे इंटरव्यू में, उससे वो पढ़ाई किया उन्होंने, ना कि पहले पढ़ लिया पूरा और फिर क्वेश्चंस की तरफ गए। उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और अननेसेसरी चीजें पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्या, स्मार्ट वर्क क्या होता है, जितने भी लोगों का देखा उन्होंने पहले एक और चीज उसमें था, उन्होंने ऐसे लोगों से इंटरेक्शन किया जो ऑलरेडी पास हो चुके थे, उनके कोई सर्कल में होंगे, या कोई उनका स्कूल का उस कॉलेज वाला कोई पहले पास हुआ होगा, या कोई भी पहचान में होगा। तो जो ऑलरेडी वो काम कर चुके थे, मतलब जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए थे, उनसे इंटरेक्शन किया, कुछ गाइडेंस लिया उनसे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा। सो इस तरह से उनको समझ में आया, तो आपको भी वही करना है। इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड क्या है, वहां से आपको पढ़ना है, एंड टू एंड चीजें नहीं पढ़नी है, वो पढ़ना है जो पूछेंगे। तो ये आपका साइकोलॉजी रहा तो आप कम टाइम में कर पाओगे। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो साल साल भर करते थे, छोड़ भी देते हैं। डेटा साइंस की बात करो, छोड़ देते हैं, ऐसे लोग हैं मेरे पहचान में। किया 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 फिर छोड़ दिया, आप क्या करेंगे। तो ये वाला स्ट्रेटेजी यूज करो, ठीक है। सो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग। So random forest is a machine learning algorithm that uses mini decision tree. देखो एक डिसीजन ट्री नहीं है, इसमें मल्टीपल डिसीजन ट्री है, इसलिए इसको फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि एक फॉरेस्ट में तो एक पेड़ नहीं होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, इसलिए फॉरेस्ट। टू मेक बेटर प्रेडिक्शंस, ठीक है। ईच ट्री लुक्स एट डिफरेंट रैंडम पार्ट्स ऑफ द डेटा। देखो ये जो लाइन है ना, इसमें रैंडम वर्ड छुपा हुआ है। हम्म, इतना ही था। ईच ट्री लुक्स एट डिफरेंट रैंडम पार्ट्स ऑफ द डेटा। जैसे कि यहाँ पे 3 ट्री आपको दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पे 3 ट्री दिख रही है। तो हम, जैसे हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, हमने हर ट्री को डिफरेंट डिफरेंट सैंपल दिया, पूरा का पूरा डेटा नहीं दिया हमने, हमने डिफरेंट डिफरेंट सैंपल दिया डेटा का, थोड़ा थोड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 रिकॉर्ड्स थे, 3 ट्री है, तो तीनों ट्री को 33% दिया, अलग अलग डेटा, ताकि वो अलग अलग डेटा पे काम करके हमको आउटपुट दे सके। इसलिए रैंडमली वो डेटा सेट चूज हुआ था, इसलिए रैंडम वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। मैं आपको लिंक भेजूंगा एक लेक्चर का, वो देख लेना इसके बाद और क्लियर हो जाएगा। एंड द रिजल्ट्स आर कंबाइंड बाय वोटिंग क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर वो क्लासिफिकेशन केस है तो वोटिंग होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे वोटिंग हो रहा है, यहाँ पे 3 ट्री है, 2 ट्री ने क्या बोला कि क्लास ए होना चाहिए, क्लास बी नहीं होना चाहिए। एक ट्री ने क्या बोला, क्लास बी होना चाहिए। वोटिंग में क्या पता चला, 3 में से 2 वोट किसके आए, क्लास ए के आए।
तो ऑफकोर्स कौन सा आउटपुट होना चाहिए, क्लास है। यहाँ पे वोटिंग होती है, जैसे 100 ट्री है इन रियलिटी, 100 में से जिसने ज्यादा दिया, जैसे एक ट्री ने 60 ट्रीज ने बोला ए होना चाहिए और 40 ट्री ने बोला बी होना चाहिए, तो कौन सा प्रेडिक्शन होगा, क्लास ए होगा, क्योंकि 60 उसके वोट आए। सिमिलर, और अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है कंटिन्यूस वैल्यूज के, तो सारे ट्रीज के जो रिजल्ट आए उसका एवरेज कर लेंगे। जैसे 100 ट्री है, 100 रिजल्ट है, डिवाइडेड बाय सबको ऐड करके 100 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो एवरेज रहेगा वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है एवरेजिंग फॉर रिग्रेशन एंड वोटिंग फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सब आपको खुद से नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक होता है, ये बस मैकेनिज्म बता रहा हूँ कैसा है। मेक इट एंसेंबल लर्निंग। अब एंसेंबल लर्निंग क्या होता है, इसी को बोलते हैं वो कि वीक लर्नर्स इसको बोलते हैं, उनको यूज करके हम एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन डाल पाते हैं। एंसेंबल लर्निंग मतलब एक साथ एंसेंबल करना है, सारे डिसीजन ट्री को हमने एंसेंबल करके एक फाइनल आउटपुट पे हम पहुंच गए, इसलिए बोलते हैं इसको एंसेंबल लर्निंग टेक्निक। दिस इंप्रूव्स एक्यूरेसी एंड रिड्यूसेस एरर्स, क्योंकि हम एक चीज पे रिलाई नहीं कर रहे ना, हम तो मल्टीपल ट्रीज पे रिलाई कर रहे हैं। देखो सिंगल डिसीजन ट्री, तो ये देखो ये सिंगल डिसीजन ट्री, एक डिसीजन ट्री, और रैंडम फॉरेस्ट में देखो बहुत सारे ट्रीज है, राइट, सब बहुत सारे। इसमें देखो कितने ट्री है, 1 2 3 4 5, उसमें से 4 ने क्या बोला, क्लास 1, और एक ने क्या बोला, क्लास 2, तो जीतेगा कौन, क्लास 1। रैंडम फॉरेस्ट के फायदे क्या है ये पढ़ लो। एक्यूरेसी ज्यादा है, वो तो ऑफकोर्स एक्यूरेसी ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि एक डिसीजन ट्री पे हम रिलाई नहीं कर रहे, मल्टीपल पे रिलाई कर रहे हैं। प्रोवाइड्स रिलायबल एंड प्रिसाइज प्रेडिक्शंस, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्राई किया मिसिंग वैल्यूज को मीडियन मोड से रिप्लेस करने का वगैरह वगैरह, लेकिन किसी रीजन से कुछ छूट गए, यहाँ पर नहीं कर पाए, आपने छोड़ दिया कुछ मिसिंग वैल्यूज, तो भी इसकी एक्यूरेसी पे फर्क ज्यादा कुछ पड़ता नहीं है। तो मिसिंग वैल्यूज को डील कर लेता ऑटोमेटिकली है, ठीक। ये किसका फायदा है। दूसरा, ओवरफिटिंग के केस को भी रिड्यूस करता है, यानी कि इतना ज्यादा ये इसको डेटा से भी थोड़ा ज्यादा ही लगता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, वर्क्स विद लार्ज डेटा सेट, छोटा मोटा डेटा सेट से नहीं हो पाएगा, ज्यादा डेटा सेट चाहिए, ज्यादा कॉलम चाहिए, ज्यादा रिकॉर्ड चाहिए, तो वो है। लेकिन इससे ओवरफिटिंग क्यों, अभी ऑटोमेटिकली ज्यादा डेटा सेट यूज करोगे, कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज करोगे, मल्टीपल डिसीजन ट्री यूज करोगे, तो फिर क्या है ना, मॉडल बहुत अच्छे से सीख लेता है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। फिर कितना भी कोई भी अनसीन डेटा दो, जनरलाइजेशन अच्छा दिखता है, जनरलाइजेशन अच्छा है और अनसीन डेटा पे अच्छा वर्क करता है। मतलब आपको नया भी डेटा दोगे तो वो अच्छा एक्यूरेसी देगा, मतलब ओवरफिटिंग नहीं हो रहा है। ओवरफिटिंग क्या है, बेसिकली ट्रेनिंग एक्यूरेसी अच्छी मिले लेकिन टेस्टिंग बहुत कम मिल रही है। ऐसा कब होता है, जब मॉडल ही कुछ खास ना हो, सिंपल सा मॉडल हो, डेटा कम है, मॉडल सीख ही नहीं पाया इतना खास, ठीक है। अभी जो मैंने बताया वो थोड़ा सा और डीप, थोड़ा सा उसी डीप भी नहीं बोलूंगा, वही चीज लिखी हुई है, जैसे वर्किंग ऑफ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम, ये क्वेश्चन आता है। क्रिएट मेनी डिसीजन ट्रीज, बहुत सारे डिसीजन ट्री क्रिएट करेंगे हम, चूज करते हैं एस्टिमेटर्स नाम से, करते हैं हम चूज उसको, और हर किसी को ऑटोमेटिकली डेटा सेट का सब पार्ट जाता है, ठीक है, सब पार्ट थोड़े थोड़ा रैंडमली चले जाता है, लेकिन देखो यहाँ पे, और रोज भी रैंडमली पिक होते हैं, फीचर्स भी रैंडमली पिक होते हैं। When building each tree, it doesn't look at all features at once. It picks up at random. It picks a few at random to decide how to split the data. It helps trees stay different from each other. ऐसा क्यों होता है, हर ट्री अलग होता है, क्यों, क्योंकि हर किसी को अलग 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 कहीं से, किसी कोने से, कहीं से, बीच से, कहीं से डेटा उठा के दे दिया है। सारे, एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि हर डिसीजन ट्री के पास सारे के सारे कॉलम्स होते हैं क्या, नहीं नहीं रहते। देखो यहाँ पे लिखा भी, इट डजंट लुक एट ऑल द फीचर्स एट वंस या कॉलम्स एट वंस, ये क्वेश्चन आता है। ईच ट्री मेक्स अ प्रेडिक्शन, वो बता दिया आपको, बाद में उनका वोटिंग होता है। रिग्रेशन में एवरेज होगा, और क्लासिफिकेशन में मेजोरिटी वोटिंग, जिसकी ज्यादा वोटिंग है, ठीक है, वो सब बता दिया, बाकी की चीजें। हैंडल्स मिसिंग डेटा, शो फीचर इंपॉर्टेंस, ठीक है, वो सब रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। अजम्पशन है, कोई पूछेगा नहीं आपको ये, ठीक है, आपको सिर्फ लीनियर रिग्रेशन का पूछता है अजम्पशन, बाकी इसके अजम्पशन कोई नहीं पूछता, ठीक है। इनफ डेटा इज नीडेड, ज्यादा डेटा चाहिए, रैंडम पार्ट्स ऑफ डेटा उठाते हैं वो, हर ट्री अलग होती है। डिफरेंट प्रेडिक्शंस इंप्रूव एक्यूरेसी, क्योंकि हम एक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं ना, वी आर कंबाइनिंग प्रेडिक्शंस ऑफ डिफरेंट ट्रीज, ये रीजन है उसका, ठीक है। ज्यादा थ्योरी नहीं है इसका, इतना ही थ्योरी था, ठीक है। वी विल डायरेक्टली जंप टू इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नाउ, ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो। वहां तो बैगिंग लिखा था, बैगिंग क्या रहता है। बैगिंग और बूस्टिंग दो टेक्निक्स है, तो इस पे क्वेश्चन आता है, मैं बताने वाला था लेकिन, ठीक है। तो बैगिंग जो है,
और बूस्टिंग है। इस पे ऐसा क्वेश्चन आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि रैंडम फॉरेस्ट में बैगिंग यूज होता है, बूस्टिंग यूज होता है। तो रैंडम फॉरेस्ट में बैगिंग यूज होता है। अब बैगिंग बैगिंग क्या होता है? देखो एक्सी बूस्ट में देखो बूस्टिंग वर्ड है, राइट? बूस्टिंग, बूस्टिंग में क्या होता है कि सिक्वेंशियली प्रोसेसिंग होता है, वो एग्जीक्यूशन देखते हैं। बैगिंग में पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, यानी कि जैसे कि मल्टीपल ट्रीज पैरेलल में ट्रेन हो रही है और हमको एक साथ उसका आउटपुट मिल रहा है। सो बैगिंग में पैरेलल प्रोसेसिंग होता है और बूस्टिंग में सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होता है। तो और डिटेल्स देख लो, इतना ही सफिशिएंट है बताने के लिए। और एक क्वेश्चन ये रहता है कि रैंडम फॉरेस्ट में बूस्टिंग होता है कि बैगिंग? तो बैगिंग होता है। बैगिंग मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, बूस्टिंग मतलब सीक्वेंशियल, मतलब एरर्स हर प्रोसेस पे इंप्रूव होते चले जाते हैं। हम बैगिंग पे फोकस करते हैं फिलहाल। तो देखो ईस्ट ट्रेन ना कुछ खास दिया नहीं इसमें, मेजोरिटी वोटिंग ठीक है। मतलब फिलहाल के इतना समझो, फिलहाल के इतना ही बोलो कि पैरेलल प्रोसेसिंग होता है यहाँ पे, एक साथ सारे लर्निंग होती है और बाद में मेजोरिटी वोटिंग मिलता है। लेकिन बूस्टिंग में वैसा नहीं है, बूस्टिंग में सिक्वेंशियल होता है, मतलब एक करके वो देखो यहाँ पे दिखेगा पैरेलल है और ये सिक्वेंशियल है। धीरे धीरे इसका हर एक स्टेप के बाद इसकी एक्यूरेसी बढ़ते चली जाती है और एरर कम होते चले जाता है। देखो लर्नर्स इंप्रूव ईच अदर, मतलब एक पहले ने किया कुछ आउटपुट दिया, कुछ एरर बताया, दूसरे में उसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी और एरर कम हो जाएगा, फिर तीसरे में और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और एरर कम हो जाएगा। पिछले लर्नर से सीखते चले जाते। लर्नर्स यहाँ पे डीसीएम ट्रीज है, यहाँ पे सारे इक्वल है, बाद में मेजोरिटी वोटिंग है, एवरेज होता है। ठीक है, ये सेम चीज मैंने कॉपी पेस्ट की यहाँ से, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट था मैंने लिख दिया ताकि बाद में तो समझ में आ जाता है। उधर ये एक भी यूज करना पड़ता है डायग्राम्स के लिए, इस तरह के जो इफेक्टिव डायग्राम्स है वो थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाता है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ता है। ठीक है, मेट्रो को थोड़ा सा, ये अच्छा केस है। एडवांटेजेस वगैरह वही कि मिसिंग वैल्यूज को भी डील कर लेता है, ओवरफिटिंग रिड्यूस हो जाता है क्योंकि ज्यादा डेटा यूज करते हैं। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करता है, सेम चीजें लिखी है। ठीक है, ये एवरेजिंग वाला केस है, हाँ, इसलिए आर स्क्वायर मीन स्क्वायर। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन के ऊपर है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो टाइटनिक का डेटा सेट है यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी लोडेड है, इसलिए मैं कुछ करूंगा नहीं, रनिंग होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला। सो टाइटनिक का डेटा सेट बस मैंने पहले यहाँ पे बता दिया टाइटनिक डेटा सेट दिखता कैसे है, क्योंकि हम इस पे काम करने वाले हैं। सो टाइटनिक का जो डेटा सेट है उसमें कुछ क्लासेस है, फीचर्स है, जैसे कि आपको इससे पहले बताया था पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, मतलब ये टारगेट कॉलम हमारा सर्वाइव है। ओके, क्लास ऑफ पैसेंजर, नेम ऑफ पैसेंजर, जेंडर ऑफ पैसेंजर, एज, बहुत सा टिकट है, फेयर है, कैबिन है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ओके। टोटल 891 रोज है, 12 कॉलम्स है। ठीक है, ओके। तो ये टाइटेनिक का डेटा सेट था। ठीक है, अभी, हाँ, तो अभी देखो ये पांडा जो उसके साइकिट लाइन में मॉडर्न सिलेक्शन में से ट्रेन ट्रेस बिट, अभी तक तो आपको समझ गया होगा। देखो ये देखो, ये नया होगा आपके लिए। साइकिट लाइन के एनसेम्बल में से हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर ले रहे हैं, नीचे वाले केस में हम रिग्रेसर लेंगे। देखो यहाँ पे रिग्रेसर, ये डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा आ जाता है। साइकिट लर्न डॉट एनसेबल, एनसेबल मतलब वीक लर्नर्स एक साथ आके डिसीजंस दे रहे हैं। रिग्रेशन केस में एवरेज दे करके, और क्लासिफिकेशन केस में मेजोरिटी वोटिंग। ये भी बदल जाता है मैट्रिक्स, अगर क्लासिफिकेशन केस तो एक्यूरेसी, कंफ्यूजन, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, मतलब F1 स्कोर, प्रेसिजन रिकॉल, देखो यहाँ पे देखिएगा, प्रेसिजन रिकॉल, F1 स्कोर, एक्यूरेसी, ये सब की बात चलती है। लेकिन जब इसकी बात आती है रिग्रेसर की, तो देखो मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा, मीन स्क्वायर्ड एरर, आर स्क्वायर, जनरली ये दोनों यूज करते हैं अपन। ठीक है, बहुत सारे वार्निंग्स आते हैं, इसलिए इग्नोर वार्निंग्स बोला है, इनपुट वार्निंग्स, इग्नोर वार्निंग्स, ताकि क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता, अननेसेसरीली बार बार वार्निंग्स आके इरिटेट करते हैं। डेटा सेट को बस कॉल किया, डायरेक्ट डेटा सेट आपको लोकल सिस्टम में, तो वो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है ये लिंक से। ठीक है, यूआरएल दिया है, देखो यहाँ पे एक गिटहब से डेटा सेट उठाया है, टाइटैनिक डेटा सेट, आप लोकल से भी कर सकते हो, आपको पता है कैसे वो अपलोड कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया, दिखता कैसे वो डेटा सेट। सेम टाइटैनिक का डेटा सेट है। ठीक है,
हमने यूआरएल से कॉल किया है, पाथ भी दे सकते हैं यहाँ से, आपको तो पता ही हो कंटेंट वाला पाथ, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इस डेटा सेट को में से एक कॉलम को क्या किया, ड्रॉप कर दिया। कौन सा वाला, सर्वे वाला। क्यों किया ड्रॉप मैंने, क्योंकि मेरा टारगेट कॉलम है ये वाला, इसको मैं हटा दिया, और फिर बचा हुआ क्या बचेगा मेरा, इंडिपेंडेंट कॉलम्स बचेंगे। तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप एन ए, मैं तो ड्रॉप कर दिया, सर्वाइव वाले कॉलम को ड्रॉप कर दिया। इसका सिंटेक्स ही ऐसा है। इस डेटा को मैंने किस में स्टोर किया था, टायरेनिक डेटा अंडरस्कोर डेटा में, टायरेनिक अंडरस्कोर डेटा ड्रॉप एन ए, रिमूव दिस वन। अब बचे क्या, अभी मेरे को सब लेके नहीं चलना है, मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए। अभी हमने पांडास में पढ़ा था कि जो कॉलम्स सिर्फ उसी के नाम, इस तरह से हम ले सकते हैं। मुझको कितने कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, देखो नेम से क्या फर्क पड़ेगा, राइट। इसको बोलते हैं फीचर सिलेक्शन, ठीक है। इसका नेम से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जिस टिकट के नंबर से हमको कोई ऐसा कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, पैसेंजर आईडी से भी कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। इसलिए क्लास ऑफ पैसेंजर से फर्क पड़ता है, क्योंकि सेफ्टी ज्यादा फर्स्ट क्लास को थी और उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया था। जेंडर से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि फीमेल्स और चिल्ड्रन को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था। एज से भी जो बच्चे थे या ज्यादा एज में थे उनको प्रेफरेंस दिया था, ठीक है। पार्ट्स वगैरह मुझे पता नहीं एक्चुअली क्या है, फेयर भी फर्क पड़ता है। तो जो मतलब इंपॉर्टेंट फीचर थे वो उठाए, बाकी के हटा दिए। 12 में से एक तो इसमें चले, 11 बचे। 11 में से 6 यूज कर रहे, 5 यूज हमारे काम का नहीं है। जैसे पैसेंजर आईडी हमारे काम का नहीं है, नेम काम का नहीं है, ठीक है। फिर ये टिकट आईडी हमारे काम का नहीं है, हमने वो वाले हटा दिए। जो सर्वाइव को कंट्रीब्यूट कर रहे थे वही 6 ले रहे हैं, ठीक है। ये जनरली आपको सजेस्ट कर देते हैं टीम लीड वगैरह, या फिर वो क्लाइंट ही बताता है ये वाले कॉलम से फोकस करो, हमने आपको डेटा भेजा, इस पे फोकस करो, बाकी को यूज मत करो, ठीक है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस उसको इनकोड कर दिया, क्योंकि आप डायरेक्टली टेक्स्ट को ले नहीं सकते। हमने इनकोड ऐसा किया कि जेंडर जहाँ पे फीमेल है उसको 0 से रिप्लेस कर दो, और जहाँ पे मेल है, जैसे देखो इधर मेल और फीमेल है, वहाँ पे 0 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो क्योंकि नंबर ही लेने पड़ते हैं, तो एनकोडिंग कर दिया, उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, 0 और 1 से रिप्लेस कर दिया उसको। और जहां जहां पे मिसिंग वैल्यूज है वहां पे मीडियन से रिप्लेस कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था एज इज अ कंटिन्यूअस नंबर, और कंटिन्यूअस चीजों को मीडियन से रिप्लेस करते हैं, सेंट्रल वैल्यू। और अगर यहाँ पे कोई कैटेगरी होती तो उसको मोड से रिप्लेस करते हैं, मोड मतलब मोस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर्ड, ये थंब रूल है इसकी वजह, ठीक है। स्प्लिट किया हमने, वही हमारा पुराना एक्सट्रेन एक्सट्रे सब तो याद ही होगा सिंटेक्स इसका, 10 टे स्प्लिट 80-20 पैटर्न 42, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर लिया, नंबर ऑफ ट्रीज कितनी चूज किया हमने, एन एस्टिमेटेड हमारा 100 ट्रीज यूज कर रहे हैं हम। रैंडम सेट एक ही आना चाहिए, हर बार अलग अलग नहीं आना चाहिए, ना तो सेम डेटा सेट रहते, रैंडम वैल्यूज रहते हो। और फिर फिट किया, यहाँ पे ट्रेन किया हमने, फिट किया उसको, और फिर प्रेडिक्ट किया हमने यहाँ पे, ठीक है। प्रेडिक्शन का पार्ट यहाँ पे हो गया। अभी हमको क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए और रिपोर्ट चाहिए, मतलब F1 स्कोर वगैरह वगैरह हमको चाहिए। बाद में उसको प्रिंट करके चाहिए हमको, हमने प्रिंट भी करने को, एक्यूरेसी को इधर कॉल कर लिया, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को इधर कॉल कर लिया हमने, और टाइटल भी दे दिया उसको जो भी चाहिए। सैंपल प्रेडिक्शन मतलब कीप डेटा फ्रेम टू मैच द मॉडल इनपुट फॉर्मेट, ठीक है। किया सैंपल प्रेडिक्शन, उठाया उसमें से एक सैंपल, बस एक फर्स्ट सैंपल उठा लिया और किया सैंपल प्रेडिक्शन किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या है हमारा मतलब, अगर हमारा किधर गया, हाँ, अगर 0 है प्रेडिक्शन, मतलब एक मिनट, सर्वाइव इफ प्रेडिक्शन 0 एल्स, हाँ, अगर 1 है तो सर्वाइव्ड है, और अगर 0 है तो डिड नॉट सर्वाइव है, ठीक है। हमने वैसे ये देखो डिड नॉट सर्वाइव, पे देखो अभी एक्यूरेसी कितना है, 80% एक्यूरेसी है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या है, ये बाकी काम का नहीं, ये काम का हमारे, ये जो नंबर्स है ये सपोर्ट भी नहीं इतना। प्रेसिडेंट रिकॉल F1, तो इसमें भी किस पे फोकस करना है, वो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो नॉट सर्वाइव, सर्वाइव 1 इज फॉर सर्वाइव, 0 फॉर नॉट सर्वाइव, ठीक है। अभी ये एक सैंपल, एक रिकॉर्ड उठाया यहाँ पे, एक रिकॉर्ड हमने 0 लिखा था यहाँ पे, देखो 0, एक रिकॉर्ड उठा लिया उसने, ठीक है। कौन सा वाला, इसमें इनपुट 6 इनपुट थे, इनपुट ये है हमारे, क्या इनपुट है, थर्ड क्लास पैसेंजर था, मेल था, एज 28 थी, SIV 1, पार्ट 1, फेयर उसका कुछ 15 यूनिट कुछ तो था। तो ये बंदा ऑफकोर्स देखो मेल भी था, और ऊपर से यंग भी था, ऊपर से थर्ड क्लास में भी ट्रैवल कर रहा था, तो मरने के चांस तो थे ही उसकी ऑलरेडी। तो डिड नॉट सर्वाइव, क्लियर क्लियर, डिड नॉट सर्वाइव। 1 0 विच इज डिड नॉट सर्वाइव, 1 नहीं आया, 0 आया, इसलिए डिड नॉट सर्वाइव। अगर 1 होता तो सर्वाइव, हमने उसको एनकोड कर दिया आउटपुट को भी, आउटपुट ऑफकोर्स 0 1 की फॉर्म में आता है, हमने उसको बता दिया, लेकिन यहाँ पे कोड में कि अगर 1 आया तो सर्वाइव लिख के बताना, अगर ऑफकोर्स दूसरा तो डिड नॉट सर्वाइव बचता है, डिड नॉट सर्वाइव, ठीक है।
ओके, दूसरा डेटा सेट है कैलिफोर्निया डेटा सेट, इम्प्लीमेंटिंग रैंडम फॉरेस्ट फॉर डिग्रेशन टास्क। ठीक है, कैलिफोर्निया का डेटा सेट है, इसमें मेरे ख्याल से क्या, एक मिनट मुझको चेक करना पड़ेगा इससे क्या टारगेट कॉलम है, शायद से हाँ, डेटा सेट का ज्यादा पता नहीं मुझको। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं इस डेटा सेट के बारे में। ये सब मतलब फेमस डेटा सेट से आ जाएगा मोस्टली। हाउसिंग डेटा बराबर। मीडियन इनकम, ओके। It contains California district level housing data collected during the 1990 US Census. The goal is to predict house price, such a house price prediction, median house value, okay, based on different location and demographic features. ठीक है, डेटा सेट में कुछ फीचर्स जैसे हाउस, एवरेज रूम, एवरेज बेडरूम पॉपुलेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये टारगेट कॉलम है इसका, राइट। MEDV वैल्यू, मीडियन हाउस वैल्यू इन दैट एरिया, ये इसका आंसर है, मीडियन हाउस वैल्यू इन दैट एरिया। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। सो ठीक है, ये डेटा सेट दिखता कैसा है, ये उसका प्राइस है किधर के, हाँ ये रहा, ये हाउस वैल्यू है उसका। तो वही ये सारे इनपुट्स है उसके, जैसे हमने यहाँ पे देखे सारे इनपुट्स है, हाउसेज, एवरेज रूम्स, एवरेज बेडरूम पॉपुलेशन, लैटिट्यूड क्या है, मतलब कोई जोग्राफिकल लोकेशन क्या है उसका। ओके, ठीक है। इनकम क्या है, मीडियन इनकम ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया, ऑफकोर्स ज्यादा इनकम रहेगा तो ज्यादा रेट रहेगा। ठीक है, कितने कॉलम्स है इसमें, कुछ 9 कॉलम्स है उसमें, तो एक तो टारगेट कॉलम है, ये वाला टारगेट कॉलम है, वैल्यू जो है उसका हाउस प्राइस, और बाकी दो 20,640 रिकॉर्ड्स है, 20,640 रिकॉर्ड्स, अच्छे खासे रिकॉर्ड्स है मतलब। ठीक है, पांडास को कॉल किया साइकिलर्न के डेटा सेट में से, फिच कैलिफोर्निया, क्योंकि इसमें साइकिलर्न में है वो डेटा सेट नाम के मॉड्यूल उसके, बाद में उसको वही पुराना 10 स्प्लिट कर दिया। एनसेम्बल में से रैंडम फॉरेस्ट क्लासिक रिग्रेसर यूज किया, क्योंकि रिग्रेशन का केस है, क्योंकि कंटिन्यूस वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी है, यहाँ पे देखो कंटिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है हमको, कंटिन्यूस वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी है। और ठीक है, ये हमारा टारगेट है, बता दिया इसको हमने, हमारा टारगेट है जो हाउस प्राइस है उसको ड्रॉप कर दिया हमने, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमारा टारगेट कॉलम है, उसको ड्रॉप कर दिया। कितने बचे, 8 बचे। ठीक है, उसको वही फिर वाई को लिया टारगेट कॉलम, और उसको छोड़कर बाकी के जो थे वो हमारा इनपुट, इंडिपेंडेंट कॉलम्स, या फिर इनपुट बोल सकते हैं उसको, 80% 20% में स्प्लिट किया। 100 ट्रीज यूज कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेन कर दिया, यहाँ पे टेस्टिंग भी कर लिया उसका, यहाँ पे उसका MAC निकालेंगे, आर स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक रैंडम सैंपल उठा लेंगे प्रेडिक्शन के लिए, और अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स एक्यूरेसी रहेगी उसकी, फिर इसको प्रिंट करेंगे, प्रेडिक्शन आया 0.509, एक्चुअल वैल्यू कितना था 0.47, मतलब क्लोज इनफ है, होना चाहिए था 0.47 और है 50, मतलब 0.3 का 0.03 का डिफरेंस है, जो कि ठीक है, नॉट बैड। तो मीन स्क्वायर एरर एरर उसका कम ही आएगा, कम है, देखो 0.255 कम है काफी। और इसका आर स्क्वायर 1 के क्लोज होना चाहिए था, तो वो भी है 1 के क्लोज है, जो कि एक्चुअल में इसी तरह के दिखते दिखते हैं हमको। सो वी आर एबल टू सी द रिग्रेशन टास्क ऑफ ऑल दैट आल्सो। लिमिटेशन पढ़ो ही मत, नाम के लिए कुछ ना कुछ बोलने के लिए कुछ तो बोल देते हैं ना, बस वही है। एडवांटेजेस देख सकते हो कि वेरी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस इवन विद लार्ज, एक्चुअली इसको लार्ज डेटा सेट ही चाहिए रैंडम फॉरेस्ट को, नहीं तो अच्छा काम नहीं करेगा। बहुत कम डेटा सेट तो DCM ट्री यूज करो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करो, लीनियर रिग्रेशन यूज करो। एक्जीबूस्ट और रैंडम फॉरेस्ट के लिए कम डेटा सेट यूज करना चाहिए, ज्यादा डेटा सेट चाहिए। ऊपर से बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज है, ऐसे टाइम पे हमको एक्यूरेसी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो रैंडम फॉरेस्ट यूज करना चाहिए। इट ऑल्सो आउटलायर के केस में भी थोड़ा अच्छे से काम करता है। इट डजेंट रिक्वायर नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑन डेटा सेट, अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये वो सब कंसिडर कर लेता है।
व्हेन वी कंबाइन मल्टीपल डिसीजन इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग, ठीक है ना। अभी इसमें क्या हुआ है, 100 ट्री का एवरेज हुआ होगा, 100 के 100 वैल्यू आएंगे, उसको ऐड करके 100 से डिवाइड किया होगा। ऊपर के केस में मेजोरिटी देखा होगा, कौन सा मेजोरिटी है, ठीक है। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। सर बोलो बोलो। इसमें रैंडम भी डेटा जाता है क्या वहाँ पे, मतलब इसके रैंडमली लिए? जाता है, रैंडमली देखो कॉलम्स, लेकिन एक साथ एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, याद रखना हमेशा, कि वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जब रैंडमली डेटा सेट यूज करते हो हर ट्री के लिए, रैंडम सबसेट ऑफ डेटा यूज करते हो, तो सारे कॉलम्स कंसीडर करता है क्या? सीधा सीधा बोलो नहीं, वो नहीं यूज करता है, कुछ कॉलम्स मिसिंग होते हैं, ठीक है। तो वो डजेंट मैटर, तो वहां पे लिखा भी था, मैंने हाईलाइट भी किया था। तो सबसेट ऑफ डेटा मतलब सारे रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कि सारे रिकॉर्ड्स ले लेगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ कॉलम्स कुछ रोज, मतलब वो रैंडमली उठा लेगा, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो है 5-10 मिनट का, मैं भेजूंगा। उसमें वो बंदे ने बोर्ड पे बना के बताया उस चीज को, उसको देखो, ठीक है। समझ जाएगा, वो कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं हो। ओके सर। यस यस, ठीक है। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो अनिकेत। हाँ सर, ये जो अपने टॉपिक चल रहे हैं ना सर, ये मुझे हार्ड जा रहे सर थोड़े अंडरस्टैंड के लिए। क्या बैकग्राउंड आपका? सर ये तो सर आईटी का बैकग्राउंड है सर मेरा। अरे बाप रे, हाँ। मतलब थोड़ा सर हार्ड, मतलब बहुत ऊपर ऊपर से हो रहा है सर, शायद मुझे ऐसा लग रहा है सर थोड़ा। ऊपर ऊपर से मतलब? नहीं सर, इन डीप मतलब आप बोल रहे हैं सर इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, नहीं करेंगे, मतलब ऐसा पर्सनली ऐसा मुझे लग रहा था। आप मेरे से डाउट निकाल दो सर, मेरे दिमाग में क्या है। आप हम्म। बोलते ना ये एक काम इंटरव्यू में करो नहीं अनिकेत, आएगा, ये होगा। कॉल करो आप मुझे, नंबर है मेरा, कॉल करो मुझे, ठीक है, बात करते थोड़ी सी। ठीक है सर। नहीं, चलेगा। बात करो, कॉल करो, हाँ ठीक। ठीक है ठीक है। यस यस।